नमस्कार, मैं हूं सौरभ चंद्र केसरी और अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग करेंगे साइंस का सेट नंबर 10 और यह 25/9/2018 के शिफ्ट 2 में आए हुए प्रश्न हैं। प्रीवियस ईयर हम लोग कर रहे हैं और यह 10वां सेट है, 10वां वीडियो है। आप लोगों का प्यार मिल रहा है प्रत्येक वीडियो पर, आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए। बिना देर के पहला प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस ऊतक में मृत कोशिकाएं होती हैं? ऑप्शन ए स्क्लेरेनकाइमा, पेरेन्काइमा, एप्रेनकाइमा और कोलेनकाइमा। इसका सही आंसर है आपके पास ऑप्शन ए इज राइट आंसर, स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है ना, याद रखिएगा। यही क्या करता है, पौधों में कठोरता उत्पन्न करता है। ठीक है ना, जो दृढ़ ऊतक होते हैं, कठोरता उत्पन्न करने वाला ये ऊतक जो है स्क्लेरेनकाइमा, यह मृत सेल से बना होता है। ठीक है, यह प्रश्न कई बार आ चुका है, इसलिए अच्छे से पादप ऊतक आपको पढ़ना होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि भूतल से 6 मीटर ऊपर स्थित 10 केजी द्रव्यमान की वस्तु में निहित ऊर्जा क्या होगी? देखिए, मीटर दिया है ना, तो दूरी को हम, ये हालांकि ऊंचाई दिया है तो h बराबर हम 6 मीटर ले लेते हैं। द्रव्यमान बराबर 10 केजी दिया है और आपको g बराबर क्या दिया है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप बताइए, ऊर्जा पूछ रहा है ना, तो आप देखेंगे ऊंचाई पर है ना, जैसे ये है और इसके इस ऊंचाई पर एक वस्तु है, इसमें कितनी ऊर्जा है? एक स्थिति के कारण है तो स्थितिज ऊर्जा पूछ रहा है। बात समझ में है? निहित ऊर्जा तो क्या होता है, mgh, पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh। m कितना है मेरे भाई? तो आप कहेंगे 10 केजी। g कितना है? 9.8 केजी। और हाइट कितनी, ऊंचाई कितनी? 6। गुणा कर देंगे, यह 98 हो जाएगा। 98 में 6 से गुणा करेंगे, 600 के करीब। एक ही आंसर है, 588 जूल। कोई दिक्कत? उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है डॉट डॉट डॉट, मतलब किसमें ध्वनि की गति सबसे तेज होगी? तो पानी में, स्टील में, केरोसिन तेल और वायु में। तो याद रखिएगा स्टील में। स्टील का मतलब आप जीवन भर के लिए मत याद रख लीजिए कि स्टील में होता है, इस ऑप्शन में स्टील होगा। मतलब सबसे अधिक जो गति होती है वो ठोस में होती है, वो याद रखना है आपको। फिर इससे कम जो होती है वो द्रव में होती है। ठीक है, और सबसे कम वायु में होती है। तो मैं गैस लिख देता हूँ, गैस में होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, आप देखिए ना, ठोस केवल स्टील है, इसीलिए हमने स्टील लगाया। अगर आपसे पूछे कि किस धातु में सर्वाधिक गति होती है, तो एल्यूमिनियम में। याद रखिएगा, कक्षा 9 का एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा और जो जो दिया है उसको रट लीजिएगा। क्लियर है? आगे बढ़ूं, मैं चाहूँ तो सबका लिखवा सकता हूँ, लेकिन वही है कि टाइम नहीं मिल पाता है। जो मुझे याद है मैं कहिए तो बोल देता हूँ। सबसे अधिक एल्यूमिनियम में होता है, याद रखिएगा। क्लियर है? आप एनसीईआरटी एक बार मेरे कहने से पढ़िएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान क्या होगा? आणविक द्रव्यमान मतलब अणु भार। अभी पिछला ही वीडियो में मैंने बताया था कि अणु भार आपको निकालने के लिए परमाणु भार याद होना चाहिए। सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला याद होना चाहिए। तो Na कार्बोनेट का CO3 होता है, तो यहाँ पर Na2CO3 हो जाएगा। ठीक है, और याद रखना है कि सोडियम का होता है परमाणु भार 23। मैं यहाँ पर समझाने के लिए लिख देता हूँ, पिछले वीडियो में लिखा था, ये सोडियम है 23 हो गया। कार्बन का मेरे भाई 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। आणविक द्रव्यमान क्या होता है? इनके परमाणु भारों का योगफल। तो सोडियम कितना है? 2 है, तो 23 दूनी क्या लिख देता हूँ मैं, डायरेक्ट 46 लिख रहा हूँ मेरे भाई। प्लस कार्बन की संख्या कितनी है? 1 है, तो सीधे 12 लिख रहा हूँ। प्लस ऑक्सीजन कितना दिख रहा है? कहेंगे 3, तो 16 3 48 डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। अब आप जोड़ लीजिए, 48 12 कितना हो गया? 60 और 40 कितना होता है? 100, 106 हो गया इसका राइट आंसर। क्लियर है? सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान कितना है? 106। याद रहेगा? एक होमवर्क आपको दे देता हूँ, होमवर्क बताइएगा आणविक द्रव्यमान जो अभी फार्मूला लिखने वाला वो क्या होगा। H
2SO4 का आणविक द्रव्यमान कितना होगा। क्लियर है। अब मैं यहाँ पर आपके लिए S का लिख देता हूँ 32, बाकी सबके बारे में पता है, ठीक है। परमाणु भार, आगे बढ़ता हूँ, आप करिएगा होमवर्क। H2SO4 का अणु भार इतना, ऐसे लिखिएगा आंसर में, कमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार होता है। ऑप्शन ए टेढ़ा मेढ़ा, वर्गाकार, वृत्ताकार, सीधी रेखा, स्ट्रेट। सीधी को मतलब ये सीधी रेखा है, समझ लीजिएगा, स्ट्रेट लाइन। इसका सही आंसर होगा टेढ़ा मेढ़ा। बहुत लड़के मारे होंगे वृत्त, लेकिन यहाँ पर सवाल में दिया है मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन का जो पथ होता है वो जिगजैग होता है। मैं थोड़ा समझा भी दूंगा। अगर आपसे पूछे केवल इलेक्ट्रॉन का तो आप वृत्त कहते हैं। ये जैसे न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, तो इसके चारों तरफ 3D में, 3D मतलब गोलाकार में, ठीक है ना। लेकिन वो गोला भी तो एक प्रकार का वृत्त होता है ना, तो वो वृत्ताकार गति करते हैं। परंतु मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जैसे एक ये धातु हो गया, ठीक है मेरे भाई, एक धातु है, तो धातु में ये प्लस 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 मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है माइनस चार्ज होंगे, ये ई लिख देता हूँ, केवल माइनस लिखता हूँ। आप समझिएगा कि जो माइनस है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, मेरी भावनाओं को समझिएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, इससे टकराएगा। भाई प्लस माइनस आपस में आकर्षित करते हैं एक दूसरे को, तो ये टकराएगा, मतलब ये इधर जाएगा, गति करेगा, फिर क्या करेगा, इधर जाएगा, ठीक है ना, फिर क्या करेगा, इधर जाएगा, फिर क्या करेगा, इधर जाएगा। आप देख रहे हैं, ऐसे गया, फिर ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे। टेढ़ी मेढ़ी गति है कि नहीं, टेढ़ी मेढ़ी गति को ही जिगजैग गति कहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप नहीं है। क्रिस्टलीय अपरूप का मतलब समझते हैं, उसका ज्यामितीय आकृति होगा, ठीक है ना। ग्रेफाइट का होता है, फुलेरिन का होता है, हीरे का होता है, कोयले का नहीं होता है। अतः कोयला क्या है, हमारा सही आंसर है। कोयला कैसा ठोस होता है, अगर कोई पूछे तो आप कहेंगे अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। अच्छा, अक्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय ठोस में क्या अंतर होता है, मैं वो बता देता हूँ। क्रिस्टलीय ठोस में एक प्रॉपर ज्यामितीय स्ट्रक्चर होता है, जबकि इसमें ज्यामितीय स्ट्रक्चर नहीं होता है। याद रखिएगा, जब भी आप क्रिस्टलीय ठोस को तेज धार वाले औजार से काटेंगे तो एकदम चिकना सरफेस मिलेगा, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में ऐसा नहीं होता है। क्रिस्टलीय ठोस जब भी पिघलता है तो वो परत दर परत पिघलता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में ऐसा नहीं होता है। तो आपको याद रखना है, ये कक्षा 11 में आप जब देखेंगे तो उसमें दिया हुआ है, एनसीईआरटी केमिस्ट्री में, ठीक है। हालांकि 9-10 में भी पढ़ेंगे तो 10 में भी बताया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 12 वोल्ट की बैटरी, मतलब V बराबर 12 वोल्ट दे दिया है, ठीक है। 2 ओम 3 ओम मतलब 0.2 है, 0.3 है, 0.4 ओम, 0.5 ओम और 12 ओम प्रतिरोध श्रृंखला में एक साथ जुड़े हैं। मतलब कोई सीरीज दिया है, सीरीज मतलब श्रेणी क्रम, श्रृंखला लिख दिया है यहाँ पर, ठीक है ना, एक साथ जुड़े हुए हैं। इसका मतलब समझते हैं, ये इस तरीके से जुड़ा हुआ है, बातों को समझिएगा। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर ये 2, फिर 3, ये 4, 0.4, 0.5 और एक और आ जाएगा हमारे पास, जगह का अभाव है तो ये 12 ओम लिख दिया, सब क्या है, ठीक है। अब ये एक बैटरी से जुड़ गया है, ये बैटरी हमारा 12 वोल्ट का है। अब इसमें पूछ रहा है कि 0.3 ओम के प्रतिरोध के माध्यम से कितनी धारा प्रवाहित होगी। तो देखिए, जब ये श्रेणी क्रम में है तो चाहे 2 ओम का पूछे, चाहे 4 ओम का पूछे, चाहे 5 ओम का पूछे, चाहे 12 ओम का पूछे, धारा समान प्रवाहित होगी, ठीक है ना। लेकिन कितनी प्रवाहित होगी वो हमको हल करना है। तो चलिए हल करते हैं। उम्मीद करता हूँ चित्र बनाया होगा तो समझ में आ गया होगा, आप भी चित्र बना लीजिएगा। सभी श्रेणी क्रम में है तो हम R कितना हो जाएगा प्रतिरोध, तो सबको जोड़ते हैं ना, आपको याद होगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्ट क्या कर देता हूँ, इसको जोड़ देता हूँ, ठीक है मेरे भाई। और जब यही समांतर क्रम में होता तो मुझे 1/R1 1/R2 करना होता। देखिए 2 3 5 5 4 9 9 5 14, 1.4 हो गया 12, 13.4 ओम,
ठीक है, आप जोड़ करके देख लीजिए कि क्या मैं यही जोड़ा हूँ। V का वैल्यू दिया है 12 वोल्ट, I का वैल्यू पूछ रहा है, तो किस फार्मूले में ये तीनों आते हैं? तो V बराबर IR, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? पढ़े हैं ना। तो बस V की जगह 12 वोल्ट रख देता हूँ, बटे R की जगह 13.4 लिख देता हूँ, बराबर आई का वैल्यू आ जाएगा। अब हल कर लीजिए, जब भी आंसर आएगा तो आप सोचिए कितना आएगा, 12 से थोड़ा ही अधिक है, मतलब 1 के लगभग आएगा, तो लगभग ये दोनों तो कट जाएगा। अब ये दोनों दे दिया 8 9 5 एम्पियर 0.879, तो ये देखिए हल करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, लेकिन एक जुगाड़ से मैं कर सकता हूँ। अगर पूरी तरीके से कटेगा तो यह हो सकता है कि 12 को हम क्या कर देते हैं, 2 छक्का 12 यहाँ लिख देता हूँ, और यहाँ पर 2 छक्का 12, 2 7 14, 6.7, सीधे भाग कर लीजिएगा आप, ठीक है। 0 पॉइंट लगाएंगे 60 हो जाएगा, ये 67 है मान लीजिए, ठीक है। क्या कर लेते हैं, तो 600 हो जाएगा, ठीक है। भाग अच्छे से करना होगा, मैं अच्छे से कर देता हूँ। अब इतना आपको आना चाहिए, ठीक है। तो कितनी बार में जाएगा, 67 में 8 बार तो पक्का ही जाएगा, तो 8 7 56, 8 6 48, 48 और 5 कितना होता है, 53। कितना बच गया भाई, 4 बच गया, 6 बच गया, दशमलव लगा, ये हो गया 9 बार जाएगा, मतलब 8 से अधिक होगा, तो यही ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है। देखिए जब ऐसा प्रश्न आएगा तो काटने पे टाइम लगेगा, तो 1 नंबर पाना है आपको, तो 1 मिनट 1.5 मिनट लग जाए तो चलेगा, क्योंकि बाकी प्रश्नों में तो उतना टाइम नहीं लग रहा है। तो इस तरीके का प्रश्न ऐसे कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पौधे में फ्लोएम का कार्य है। देखिए कई बार रिपीट हो चुका है, मैं जाइलम और फ्लोएम दोनों बता दिया हूँ, ठीक है ना, मैंने फ्लोएम दोनों बता दिया है। तो देखिए फ्लोएम में एफ से क्या हमने बताया था, फूड बताया था, फूड माने भोजन, तो भोजन कहाँ है, भोजन का परिवहन। जाइलम क्या लिखते हैं, ज से लिखते हैं ना जाइलम, और ज से जाइलम, ज से जल, तो जाइलम जब आएगा तो जल का रहेगा आंसर, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए सेकेंडों में हो गया आंसर, तो ही कहीं टाइम बचेगा और कहीं टाइम लगेगा, लेकिन जितना करिए एक्यूरेट कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है नाइट्रोजन के 0.6 अणु का द्रव्यमान कितना होगा। अब बताइए प्रीवियस वीडियो में किए हैं कि नहीं किए हैं, तो मैं बता देता हूँ कि नाइट्रोजन क्या है, N2, यही नाइट्रोजन है, मैं अच्छे से लिख देता हूँ N2, ये नाइट्रोजन हो गया, ठीक है मेरे भाई। नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, तो कहेंगे 14 होता है, तो N2 नाइट्रोजन में कितना हो जाएगा, 28, क्लियर है, 28 ग्राम में लिख देता हूँ। अब आपसे कह रहा है कि नाइट्रोजन के इतने अणु का द्रव्यमान कितना है, ये देखिए एक अणु है ना, अकेले है ना नाइट्रोजन, तो एक अणु का द्रव्यमान कितना है, 28 ग्राम है, तो 0.6 अणु का द्रव्यमान कितना होगा, 28 गुणे 0.6 होगा, 6 8 48, 6 दूनी 12, 4 16, 168 पर 1 दशमलव, एक अंक पर दशमलव, 16.8 ग्राम, 16.8 ग्राम। बात समझ में आ रही है, मुझे लगता है कि बेहतर तरीके से आप इसको कर पा रहे होंगे, कोई कठिन नहीं है, ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, ऐसा सवाल आए कॉपी में आप राइट डाउन करते रहिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 10वें नंबर का, कह रहा है कि परमाणु का आयतन सबसे कम होगा, मतलब किस परमाणु का आयतन सबसे कम होगा। यह है सल्फर, सिलिकॉन, फास्फोरस, हीलियम, तो निश्चित रूप से जिसका परमाणु क्रमांक सबसे कम होगा वो सबसे कम स्थान घेरेगा, हीलियम इज राइट आंसर, क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है निष्क्रिय विलयन का पीएच होता है। तो आपको पता है पीएच स्केल जब आप देखते हैं तो 3 तरीके का होता है, ये होता है 7 से अधिक, ये क्या होता है मेरे भाई, ग्रेटर देन 7, ठीक है ना, ये होता है 7 से कम, और ये होता है 0। तो जो एसिडिक होता है नेचर का उसका 0 से लेके 7 से कम होता है, ठीक है ना। मतलब ये 0 लिखने का मतलब क्या है, एग्जैक्ट हमारा वास्तव में कट करके मैं फिर से कर देता हूँ। ये देखिए ये एग्जैक्ट जो न्यूट्रल होगा वो 7 होगा, ये न्यूट्रल है, ये बेस है और ये एसिड है, ये 7 से अधिक होगा, ये 7 से कम होगा और 7 न्यूट्रल का होगा। तो निष्क्रिय विलयन मतलब न्यूट्रल का पीएच कितना होता है, 7 होता है, ठीक है। 1 से लेके 7 से कम क्या होगा,
तो आप कहेंगे कि सर अम्लीय होगा। और 7 से लेके 14 तक, 7 से अधिक, 7.1 भले ही हो, 14 तक बेस होगा, क्षार होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है किसका है, खाली स्थान है, घेरा गले में मौजूद होता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वायु मार्ग को नुकसान न पहुंचे। ऑप्शन ए स्नायु, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी पहले लिख दी है अस्थि बंधन, ऑप्शन बी उपास्थि और ऑप्शन डी कंडरा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका उपास्थि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपास्थि। उपास्थि मतलब कार्टिलेज, यह भी एक प्रकार का हड्डी होता है लेकिन कोमल हड्डी होता है, कोमल बोन होता है। आप देखेंगे कि यह ज़्यादातर आपके जोड़ों में दिखाई देते हैं। जैसे आप क्या करेंगे, आपका लिगामेंट, या फिर मैं ये यूं कहूँ इस तरीके से अगर आपको मैं बना दूं, ठीक है, इस तरीके से अगर मैं बनाऊं, ये आपका क्या है, हड्डी है ना। तो इस कोने पर आप देखेंगे इस जोड़ पर क्या होता है कि उपास्थि होता है। ठीक है ना, तो इसका जो आंसर है, जो गला है हमारा, विंड पाइप है, विंड पाइप ना, इसके चारों तरफ जो होगा वो क्या रहेगा, उसको सुरक्षित रखने के लिए उपास्थि होता है, वो आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ें। उपास्थि को कार्टिलेज भी कहते हैं इंग्लिश में। द्रव्यमान गुणे त्वरण, क्या इसको भी पढ़ाना होगा क्या, क्या नहीं उड़ा पाएंगे। F बराबर ma, कितना पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। द्रव्यमान गुणे त्वरण बल के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर सी। कोई टाइम नहीं ना लग रहा है इसमें, तो कुछ प्रश्न ऐसे आएंगे। फिर से देखिए, कह दिया आधुनिक आवर्त सारणी, आवर्त सारणी आप पढ़ लीजिए मेरे भाई, में जिगजैग को अलग रेखाएं करती हैं, मतलब किसको अलग रेखाएं करती हैं, आप पढ़े होंगे। ये देखिए इस तरीके का एक रेखा बनता है ना, तो वो होता है उपधातु। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एक बार आप जम करके पढ़ लीजिए, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर क्या है, बोरॉन रहेगा, फिर आपको यहाँ पर सिलिकॉन रहेगा, यहाँ पर जर्मेनियम रहेगा, यहाँ पर आर्सेनिक, यहाँ पर मॉलिब्डेनम। बात समझ रहे हैं, ये टेलियम, पोलोनियम, है ना। आप देखेंगे कि पी ब्लॉक में यह है, ठीक है। तो एक सीढ़ी नुमा संरचना बन जाएगी। तो यही जी जैग क्या है, रेखाएं हैं। क्लियर है, याद रखिएगा। याद रखने की जरूरत नहीं है, एक बार आपको आवर्त सारणी पढ़ना पड़ेगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, पढ़ लीजिएगा, आपको फायदा रहेगा। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करिए। कह रहा है स्कैंडियम सबसे हल्की धातु है, बिल्कुल गलत बात कर रहा है। हमने तो पढ़ा लिथियम है कि नहीं सबसे हल्की धातु, कॉपर, फिर उसके बाद में कह रहा है सोना और एस आर्सेनिक मुद्रा धातु हैं। धत्तरी की, बाकी तो ठीक है। ये चांदी होता तो हम आंसर मार देते, है कि नहीं, ये भी गलत हो गया आंसर। कह रहा है स्कैंडियम, फ्रांसियम, मरकरी, गैलियम और ब्रोमियम तरल लिक्विड है। ये तो मानते हैं तरल में है, ये भी तरल में है, और ये भी एक तापमान में ये भी तरल हो सकता है। बाकी स्कैंडियम फ्रांसियम तो है नहीं, ये भी गलत। इसका मतलब एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। याद रखिएगा कि यह हकीकत बात है कि हीलियम में आयनीकरण की क्षमता अधिक होती है। क्यों, क्योंकि यह निष्क्रिय होता है, यह स्टेबल होता है, ठीक है ना। इसका एक ही कोश है और पूर्ण रूप से भरा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का इजी प्रश्न है। ये देखिए, ये क्वेश्चन करते करते माथा खराब हो गया। माथा खराब होने का मतलब क्या गजब का सवाल दे रहा है। हर एक शिफ्ट में रिपीटेड औसत चाल का है। तो ये होमवर्क आपके लिए है, इसलिए ये 16 नंबर का होमवर्क आपको जवाब देना है, ठीक है ना। 4 सेकंड में 20 मीटर और 2 सेकंड में 15 मीटर। कितना जवाब होगा, राइट आंसर दीजिएगा। कह रहा है जीवाश्म के अध्ययन को क्या कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न, आपको यह भी याद रखना है कि किस चीज़ के अध्ययन को क्या कहते हैं, वो याद रखिएगा। तो ये होता है पेलियोंटोलॉजी। क्या होता है, पेलियोंटोलॉजी। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए। आज का बहुत जल्दी हो जाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा समझाने वाला नहीं है, या बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल जैसा नहीं रहा। प्रकृति में विद्युत धनात्मक होता है, तो विद्युत धनात्मक तो धातु होता है। विद्युत ऋणात्मक कौन होता है, मतलब अधातु होता है विद्युत ऋणात्मक, धातु होता है विद्युत धनात्मक, ठीक है। उपधातु ही अर्धचालक का काम करता है, याद रखिएगा।
एक विशेष स्थिति में तापमान जब अधिक बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, उपधातु धातु की तरह कार्य करने लगेगा। तापमान कम रहेगा या सामान्य ताप रहेगा तो वो अधातु की तरह व्यवहार करने लगेगा। इसी को अर्धचालक कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि माँ के शरीर के अंदर बच्चे के विकास में लगभग कितने महीने लगते हैं, तो 9 महीने लगते हैं। अब सोचिए जिसके शिफ्ट में यह प्रश्न आया होगा उसका क्या हाल होगा, कितना मजा आया होगा उसको। बात मार रहा है कि नहीं। यह 25/9/2018 के शिफ्ट 2 में पेपर आया हुआ है, कितना आनंद आ गया होगा उसको। मतलब बहुत इजी प्रश्न बना दिया था। तो ऐसा मिलेगा। वो लोग बात है कि नॉर्मलाइजेशन में कुछ नंबर कम हुए होंगे, लेकिन इतना नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा ही होता है, नुकसान बहुत कम होता है। और एक बात और, नॉर्मलाइजेशन का मतलब स्कैम होना। इससे में देख रहे होंगे एसएससी में कितना हलचल मचा हुआ है। कह रहा है एक वस्तु 4 सेकंड में 21 मीटर, 2 सेकंड में 15 मीटर। ये भी आपको 20 का होमवर्क है, औसत चाल से पूछा है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए, यदि किसी दर्पण में फोकस की लंबाई f बराबर +15 है तो यह है। देखिए जहाँ पर f का वैल्यू चाहे 15 पॉजिटिव में आ जाए, +15 से मतलब नहीं, हमें प्लस से मतलब है, तो वो होता है उत्तल दर्पण। अगर यही निगेटिव में आ जाए मेरे भाई, ऋणात्मक आ जाए, तो आपको जवाब देना है अवतल। ठीक है ना, ऋण क्यों लिख रहा हूँ, अवतल। क्लियर रहेगा, याद रह जाएगा। देखिए क्यों ऐसा क्यों होता है वो भी मैं बता देता हूँ। ये देखिए उत्तल दर्पण इधर कलई किया हुआ है। अगर मैं इसको आभासी गोला बनाऊं तो इधर बनेगा कि नहीं। तो ये देखिए एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ये एक्स पूरा का पूरा ये इधर है पॉजिटिव की तरफ, ये पॉजिटिव ये माइनस होता है ना। तो आप देखेंगे अगर मैं यहाँ से एक लाइन खींचूं और यहाँ से करूं तो दर्पण के पीछे ही बढ़ रहा है ना, तो ये टोटल का टोटल क्या है, पॉजिटिव है। तो एफ बराबर क्या होगा, जब पॉजिटिव आएगा तो उत्तल दर्पण है। याद रखिएगा V बराबर F बराबर सब पॉजिटिव आता है, C बराबर भी पॉजिटिव आता है, बस U बराबर सदैव हर एक स्थिति में माइनस आता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो दर्पण के सामने रखा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ें। याद रखिएगा उत्तल दर्पण में सदैव प्लस आएगा और अवतल दर्पण में सदैव माइनस आएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उत्प्रेरक वे पदार्थ हैं जो अभिक्रिया को मंद कर देते हैं, अभिक्रिया को तीव्र कर देते हैं, अभिकारकों को मुक्त करते हैं, अभिक्रिया को निष्क्रिय कर देते हैं। देखिए उत्प्रेरक का हम उपयोग इसीलिए करते हैं कि वह अभिक्रिया को क्या कर दे, तीव्र कर दे। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्लियर है, याद रखिएगा। और यही था आज का अंतिम प्रश्न, और बहुत जल्दी हम लोग आज का ये प्रश्न कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। और जो जो मैं बताता हूँ मेरे भाई आप पढ़िए। आप पहले एक बार क्लास 9th और क्लास 10th का NCERT किताब खरीद के पढ़ लीजिए, नहीं है तो डाउनलोड करके पढ़ लीजिए अच्छे से। एक बार, 2 बार, 3 बार बस रीडिंग कम से कम कर लीजिए। फिर उसके बाद में आप YouTube से देख लीजिए, बहुत सारे टीचर हैं अच्छे अच्छे आपको पढ़ा देंगे। आपका साइंस में केवल 9th और 10th का NCERT पढ़ के 70% तैयारी हो जाएगी। मैं इसको 100% इसलिए नहीं लिखा कि बहुत सारे फैक्चुअल भी होते हैं, तो 70% तो तैयारी हो गई। बाकी जब आप प्रैक्टिस सेट करेंगे ना तो 90% तैयारी हो गई। अगर आप साइंस में 70 से ज़्यादा 90% तक अगर हल करते हैं तो आपका टक्कर कोई नहीं लेगा, ये मान कर चलिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।